बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने जेई में। इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था और आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने 10th का पेपर दे दिया है तो आपको इन वीडियो सीरीज़ को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा फॉर योर आईआईटी जेई और नीट प्रिपरेशन। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा पहला वाला वीडियो जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, उन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना। अच्छा, एक बात और, हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है गाइडेंस के नाम से, तो आप सभी उस प्लेलिस्ट को एक बार पूरा देख लेना सो दैट आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आपका वो हो जाए सॉल्व। ओके, हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को आगे तक रिकमेंड करे। और चैनल को आप सभी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन फील होता है। और इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने सभी अन्य दोस्तों तक भी भेज दें, जिससे कि ये चैनल थोड़ा लोगों तक फैल सके, लोगों को हमारे बारे में थोड़ी सी जानकारी हो सके एंड वो भी हमसे जुड़ सकें। ओके, तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हमने यहाँ पर ये बात किया है कि आपको किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, या क्या आपको वाकई में कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से देखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में एक्चुअली हम कोचिंग्स के बारे में बात करेंगे, टीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर के बारे में कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होगा। फिजिक्स में कोई टीचर अच्छा है जो कि किसी और कोचिंग में है। केमिस्ट्री में कोई और टीचर अच्छा है जो कि किसी अन्य कोचिंग में है। उसके अलावा मैथ में कोई और कोचिंग में कोई फेमस टीचर है, या एंड बायोलॉजी में कोई और टीचर है जो कि किसी अन्य कोचिंग में है। तो आपको किस टीचर के पीछे भागना चाहिए, क्या आपको वाकई में टीचर के पीछे भागना चाहिए, सोचने वाली बात है। देखो क्या होता है, एक जो टीचर होता है ना, अब वो उस टॉपिक को कई बार स्टडी कर चुका होता है एंड उसके साथ साथ उसने ग्रेजुएशन भी किया होता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होता है, एंड वो सेम चीज़ को पिछले 4 साल 5 साल 10 साल से पढ़ा रहा है लोगों को। तो उस सब्जेक्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि सामने वाले टीचर को बिल्कुल ना पता हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टीचर हो, वो अपने सब्जेक्ट में हमेशा एक्सपर्ट आपको मिलेगा। जिस टीचर ने भी अपने सब्जेक्ट में 2 या 3 साल का टीचिंग कम से कम कर रखा है, उसको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा डेप्थ में ज्ञान होगा। तो आप लोग इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि हमको फलाना टीचर से ही पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि कई टीचर क्लास में जोक सुनाते हैं, शायरिया सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो टीचर ख़राब होते हैं, वो टीचर भी अच्छे होते हैं, बट वो क्लास को इंगेज रखने के लिए करते हैं। और कई बार बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर जो क्लास में ना तो जोक सुनाते हैं, ना तो शायरी सुनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टीचिंग करते हैं। तो उनका जो टारगेट होता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करो और बच्चों का भला करो, क्योंकि ज़्यादा अगर वो शायरी जोक वगैरह सुनाएंगे तो उसमें आप ही का होता है लॉस, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब मनोरंजन वाले क्लास में जाना चाहते हो या फिर सीरियस क्लास में जाना चाहते हो, ये टोटली आपका चॉइस है। अच्छा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, तो मैं उस क्लास में जाना प्रेफर करूँगा जहाँ पे काफ़ी सीरियस माहौल हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका टारगेट है कि सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, राइट। तो टीचर की क्वेरी हमने मतलब कर लिया सॉल्व, हमने यहाँ पे टीचर्स की बात कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोचिंग, कौन सी कोचिंग अच्छी है। देखो, कोई भी हो कोचिंग, बी इट फ्रॉम कानपुर, बीट फ्रॉम कोटा, या फिर दिल्ली, या फिर बेंगलुरु, कहीं की भी कोचिंग हो, कोचिंग में अगर टीचर सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट के हैं और उनके पास 2-2 3-3 साल का कम से कम है एक्सपीरियंस, तो टीचर अच्छे होंगे। हाँ, मतलब ये आपको देखना है कि आपको बड़े क्लासरूम में रहना है या फिर छोटे क्लासरूम में। कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप कोटा जाएंगे या फिर कानपुर जाएंगे, एक एक क्लास में 500-500 बच्चे, 600-600 बच्चे, 1-1 हज़ार बच्चे मिलते हैं कई बार। तो आपको उस क्लास में स्टडी करना है या फिर जहाँ पे 30 बच्चे हों, 40 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, ये आपका चॉइस है। तो फ्रैंकली बोलूँ तो आपको उस क्लास में जाना चाहिए जहाँ पर आपका अगर डाउट आए तो आप अपने डाउट को ईजिली सॉल्व करा पाओ, आप सामने वाले टीचर से अपने डाउट को पूछ पाओ। वो अच्छा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब क्लास में बहुत सारे होते हैं बच्चे, तो आप अपना डाउट नहीं पूछते हो। आपको ये होता है कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, मतलब ये जो क्लास में बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि इसको नहीं आता ये। तो कई बार आप इन सब चीज़ों को चलते अपने छोटे छोटे डाउट भी नहीं पूछ पाते। तो
उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपकी जगह होऊँगा या फिर अगर कोई मेरा छोटा भाई होगा तो मैं उसको ये बोलूँगा यार कि तुम छोटे क्लास में जाओ, जहाँ पे 40 बच्चे, 50 बच्चे या फिर 100 बच्चे हों, राइट। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया कि हम नोट्स कहाँ से परचेस करें। तो देखो, आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑलमोस्ट सारे कोचिंग वाले अपना खुद का नोट्स आजकल देते हैं, राइट। तो आप उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हो। एंड जब टीचर क्लास में आएगा टीचिंग करने, तो आपको अपना खुद का भी नोट तैयार करना है, क्योंकि जो क्लास में टीचर पढ़ाएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में या फिर बायोलॉजी में, आप जब वो नोट बनाओगे, वो नोट आप जब तक पेपर नहीं दे दोगे तब तक वो नोट आपको हेल्प करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे मान लो एक टीचर ने आज कुछ सब टॉपिक पढ़ाया, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको नोट डाउन अपने कॉपी में कर लिया। उसके बाद जब 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर पेपर के 1 दिन पहले आपको जब उस टॉपिक को पढ़ना होगा, तो वही नोट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप कितना भी मार्केट से मटेरियल खरीद लो, कितना भी बुक खरीद लो, वो सब आपसे हो नहीं पाएगा पेपर के दिन पहले या फिर पेपर के 1 महीने पहले, पेपर के 4 महीने पहले आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो जो आपका होगा नोट ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का या फिर बायोलॉजी का, वही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्लास में अपना खुद का नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आपका नोट जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, कहने का मतलब है कि जितनी अच्छी हैंड राइटिंग वगैरह होगी, आप अपने नोट को उतना बार देखोगे या उतनी बार रिवाइज करोगे। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपका नोट हो, आप उसको काफ़ी साफ साफ बनाना, बहुत प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में उसको कंप्लीट करना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्या हमको किसी अन्य कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल देखना चाहिए, तो फ्रेंकली बोलूँ तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। एक कोचिंग का एक नोट सफिशियंट होता है। कोचिंग का नोट्स, आपका नोट या फिर रेफरेंस बुक, ये चीज़ें सफिशियंट होती हैं। जिस कोचिंग में भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ का जो डीपीपी आपके पास है, आप उसको सॉल्व कर लो। सेम टॉपिक का अगर आपको किसी अन्य कोचिंग का भी डीपीपी मिल जाए, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। बट जो नोट्स है वो आपका खुद का होना चाहिए, या फिर आप जिस कोचिंग कर रहे हो बस वही फॉलो करोगे, बिकॉज नोट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने कोई वो नहीं बनता। अल्टीमेटली आपका उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप किसी दूसरी कोचिंग का डीपीपी सेम टॉपिक का फॉलो कर सकते हो, बट नोट सिर्फ और सिर्फ अपनी कोचिंग का ही करना, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों के जो डाउट आए थे, हमने कई सारे डाउट को कंपाइल करके एक वीडियो पे बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों के डाउट थे उनका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमको कुछ और पूछना है, तो आप अपने डाउट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम आपके डाउट पर एक दूसरा वीडियो बना देंगे इन फ्यूचर। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप सभी हमको थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।